नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसके बाद सभी 15 वादों को एक साथ सुनने के बाद हाईकोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 15 मामलों को एकीकृत करने के अपने आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर वापसी आवेदन को खारिज कर दिया था। तो कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा है और ऐसे में लगातार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। तो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है मुस्लिम पक्ष के द्वारा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसके बाद सभी 15 वादों को एक साथ सुनने के बाद हाईकोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक जुड़ चुके हैं। फारूक, क्या कुछ है पूरी जानकारी, क्योंकि अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, चुनौती दी गई है। जी बिल्कुल श्रुति, मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया है। ये मामला जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा मामला है। 23 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 71 जो न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत है, तो उनकी खंडपीठ ने एक फैसला दिया था, जो फैसला रिजर्व रखा हुआ था। रिकॉल एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष की ओर से लगाई गई थी। उस रिकॉल एप्लीकेशन को जस्टिस मयंक कुमार जैन ने रिजर्व कर लिया था, उनकी अदालत में रिजर्व हो गया था। उसके बाद 23 अक्टूबर को जब फैसला आया कि रिकॉल एप्लीकेशन जो 15 मुकदमे हैं, जैसे मुकदमे तो 18 चल रहे हैं इसके, लेकिन 15 मुकदमे जो अलग अलग बात है, उन पर मुस्लिम पक्ष ने रिकॉल एप्लीकेशन दी थी कि इनको जो है अलग अलग तरीके से सुना जाए। जिस तरीके से जो है प्रेयर की गई है मुकदमों में, उन प्रेयर पे ही अलग अलग सुनवाई होनी चाहिए, यानी इन सबको एक साथ जोड़ के सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो मुस्लिम पक्ष के इस रिकॉल एप्लीकेशन को खारिज करते हुए जस्टिस मयंक कुमार जैन की अदालत ने इसको खारिज कर दिया था 23 अक्टूबर को, और इस पर जो है सारे 15 मुकदमे जो है सभी एक साथ सुनने के लिए एक उन्होंने फैसला सुनाया था। इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया है, और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दाखिल करी है। याचिका दाखिल करके उन्होंने ये कहा है कि जो अलग अलग मुकदमे हैं वो अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से प्रेयर्स है मुकदमों में, उन प्रेयर्स पे अलग अलग तरीके से सुनवाई होनी चाहिए। जो मुकदमे की जिस तरीके से सिचुएशन है, उस मुकदमे की अलग अलग सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील करी है। बिल्कुल फारूक, रिकॉल अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। उस याचिका को खारिज करते हुए क्या कुछ कहा गया था हाईकोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट इलाहाबाद की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि सारे जो मुकदमे हैं वो एक साथ सुने जाएंगे, यानी उनकी सुनवाई एक साथ होगी। अलग अलग जो है जो मुस्लिम पक्ष ने मांग करी थी उसको खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि इनकी सुनवाई एक साथ होगी। इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि हम कैविएट लगाएंगे। मुस्लिम पक्ष इस मामले को टालना चाहता है और हम इस पर जो है कैविएट लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाकर भी इसकी कैविएट लगाएंगे और सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी कब तारीख होती है, किस डेट पर इसकी सुनवाई होती है, ये अभी जो है तय होना बाकी है। बिल्कुल फारूक, ऐसे में 15 वादों को अलग अलग सुनने के पीछे मुस्लिम पक्ष के द्वारा क्या कुछ तर्क दिया जा रहा है? जी मुस्लिम पक्ष का अभी तो यही कहना है कि हमें जो जिस तरीके से मुकदमे शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि के हैं, उन मुकदमों को जिन तरीके से, यानी जिस स्वाभाविक तरीके से उनको डाला गया है, मुकदमों को याचिकाएं डाली गई हैं, उन पर उसी स्वाभाविक तरीके से, यानी उस पर जो है अलग अलग जो प्रेयर्स की गई हैं, उन प्रेयर्स के हिसाब से ही
उन पर सुनवाई होनी चाहिए। उसी बात को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है, वहीं हिंदू पक्ष जो है इस पर कैविएट लगाने के लिए तैयार है। और हिंदू पक्ष के जो पक्षकार हैं उनका कहना है कि मुस्लिम पक्ष जो है इसको टालने के प्रयास कर रहा है और लगातार रिकॉल अर्जी या और अर्जियां लगाकर इसको टालने के प्रयास करता है, यानी लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है। श्रुति, बिल्कुल, ऐसे में चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट के फैसले को देखना बेहद दिलचस्प होगा फारूक, कि क्या कुछ सुनवाई होती है और कब की तारीख रखी जाती है। आप बहुत शुक्रिया आसिफ मोहम्मद फारूक आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दी गई थी और अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव के लिए बीजेपी और सपा ने झोंकी ताकत। अंतिम दिन 78 प्रत्याशियों ने दाखिल किया है नामांकन। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 149 प्रत्याशी। मीरापुर सीट पर सबसे ज्यादा 34 लोगों ने नामांकन किया है। अलीगढ़ की खैर सीट पर सबसे कम 6 पर्चे भरे गए हैं। मुरादाबाद के कुंदर की सीट पर 19 प्रत्याशियों का नामांकन। चुनावी मैदान में गाजियाबाद सीट पर भी 19 प्रत्याशी हैं। मैदान में मैनपुरी की कड़हल विधानसभा सीट पर 10 प्रत्याशी चुनावी हुंकार भर रहे हैं। चुनावी मैदान में कानपुर की सीसामऊ सीट पर 11 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर 19 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। तो लगातार चुनावी हुंकार भरते हुए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी आला कमान को फिर से सीएम योगी पर भरोसा। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी से 4 नेता झारखंड के लिए बनाए गए हैं स्टार प्रचारक। सीएम योगी को बनाया गया है स्टार प्रचारक। सीएम योगी को झारखंड चुनाव में एक बार फिर से चुनावी हुंकार भरते हुए देखा जाएगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को भी स्टार प्रचारक की इस लिस्ट में शामिल किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी स्टार प्रचारक के तौर पर झारखंड चुनाव में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो एक बार फिर से सरगर्मियां बढ़ गई है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दिया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी दंगल में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी की इस लिस्ट में सीएम योगी का नाम शामिल है। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीएम योगी चुनाव प्रचार करेंगे, चुनावी धार देते हुए नजर आएंगे। यूपी से 4 नेता झारखंड के लिए बनाए गए हैं स्टार प्रचारक, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को भी झारखंड चुनाव का स्टार प्रचारक बनाया गया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस लिस्ट में शामिल है। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी हुंकार भरेंगे झारखंड के चुनावी दंगल में। और एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो गई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं 2 चरणों में। ये चुनाव बेहद दिलचस्प है और ऐसे में बीजेपी कमर कस चुकी है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए झारखंड में नजर आए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है। ऐसे में झारखंड का ये चुनावी मंजर बेहद दिलचस्प होने वाला है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया और जो एक भगवा के पोस्टर बॉय जिस तरीके से पूरे देश में बनकर उभरे, उसके बाद जहां भी देश में चुनाव होता है, जिस भी राज्य में चुनाव होता है, चाहे उत्तर भारत में हो, चाहे दक्षिण भारत में हो, चाहे पूर्व में हो और चाहे पश्चिम में हो, हर जगह पर भाजपा योगी आदित्यनाथ का अच्छा इस्तेमाल करती है और लगभग सभी प्रदेशों में योगी आदित्यनाथ की अच्छी डिमांड है। अभी हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में लगभग योगी आदित्यनाथ ने 4 रैलियां की थी, जहाँ की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। वहीं हरियाणा में
13 रैलियां उन्होंने की, 13 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता, जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा अच्छा माना जा रहा है। और खास करके योगी आदित्यनाथ का वो बयान हरियाणा में बहुत ज्यादा अहम भूमिका में माना जा रहा है कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। और अब वो जो स्लोगन था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो मुंह से निकला, अब वो भाजपा की टैगलाइन बनता हुआ नजर आ रहा है, चाहे महाराष्ट्र चुनाव में हो, चाहे झारखंड चुनाव में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश नहीं, किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लोगों में दीवानगी है वो बहुत ही ज्यादा है। लोग उन्हें हिंदू समाज का पोस्टर बॉय मानते हैं और ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं तो करते हैं, बाकी नेताओं की तरह नहीं है जो इमोशनली कार्ड खेलते हैं। बिल्कुल, ऐसे में एक बेहद अहम भूमिका में झारखंड विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 4 लोगों का नाम और भी शामिल है इस लिस्ट में। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमन गौतम की पिटाई से मौत के आरोप का यह मामला, दलित युवक की मौत मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया जाएगा। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 3 हफ्ते में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है पत्नी और बहन की याचिका पर। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। अमन के घर वालों का पुलिस पर संगीन आरोप लगाया गया है। पुलिस कस्टडी में मारपीट के कारण मौत का यह आरोप है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अमन गौतम की पिटाई से मौत को लेकर लगातार सियासत तेज है और तमाम तरीके से संगीन आरोप परिवार के द्वारा लगाए गए। पीट के कारण मौत का ये पूरा आरोप है। अमन गौतम की पिटाई से मौत हो गई थी, ये कहना है परिजनों का। टॉर्चर दिया गया जिसके कारण युवक की मौत हो गई। दलित युवक की मौत का ये पूरा मामला, जिसके बाद सियासत भी तेज नजर आई थी। अमन गौतम की पिटाई से मौत के आरोप का ये पूरा मामला है, जिसमें हाईकोर्ट ने लखनऊ में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 3 हफ्ते में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। 3 हफ्ते का ये समय दिया गया है। पत्नी और बहन की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। अमन के घर वालों का पुलिस प्रशासन पर यह संगीन आरोप है और जिसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं पुलिस कस्टडी में मारपीट के कारण मौत का यह आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। अमन के घर वालों का ये संगीन आरोप, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर अब आदेश आ गया है और हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है राज्य सरकार से। 3 हफ्ते का ये वक्त राज्य सरकार के पास है, जिसमें उन्हें जवाब पेश करना है हाईकोर्ट के समक्ष। आपको बता दें, पत्नी और बहन की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, जिसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जवाब मांगा है। 3 हफ्ते का समय राज्य सरकार को दिया गया है। अमन गौतम की पिटाई की वजह से उसकी मौत हो गई, ऐसा कहना है परिजनों का। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान जुड़ चुके हैं। अमान, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट का ये सख्त आदेश, तलब किया है जवाब राज्य सरकार से? श्रुति, आपको बता दें, थाना विकास नगर का मामला था जिसमें अमन गौतम और अमन गौतम के जो दोस्त हैं जिसकी गिरफ्तारी हुई थी एक जुआ खेलने के दौरान, जहां पे ये लोग टहल रहे थे। बताया जाता कि ये लोग जुए में नहीं शामिल थे, लेकिन इनको बेगुनाह पकड़ा गया था। तो वहीं परिवार वालों का ये भी आरोप था कि अमन गौतम की जो पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसने उसको बेहद मारा था, जिसकी वजह से अमन गौतम की हालत काफी गंभीर हो गई थी, जिसके बाद अमन गौतम की मौत भी हो गई थी। जिस मामले को लेकर लगातार परिवार प्रदर्शन भी कर रहा था
और जगह जगह जो है गुहार भी लगा रहा था इंसाफ की। लेकिन इस बार परिवार में पत्नी और बहन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर थी और याचिका के दौरान ये भी गुहार लगाई थी हाईकोर्ट से कि इसकी जांच किसी अन्य एजेंसी से कराई जाए, तो जिसको लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते का समय मांगा है और 3 हफ्ते के समय में इसकी जो भी निष्पक्ष जांच होना है, जो भी इस पे कार्रवाई होना है, वो सारी चीजें हाईकोर्ट ने जो है राज्य सरकार से मांगी है। और लगातार ये परिवार इससे पहले भी न्याय की गुहार लगा रहा था, जो इससे पहले भी कई बड़े अधिकारियों के पास भी पहुंचा है और कई जगह इसने अमन गौतम वाले मामले में गुहार लगाई है कि हमें इंसाफ चाहिए। परिवार का लगातार एक ही आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना से अमन गौतम की मौत हुई है, पुलिस की पिटाई से अमन गौतम की मौत हुई है। बिल्कुल, परिवार वालों के द्वारा कई संगीन आरोप पुलिस प्रशासन के पर लगाए गए हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? तो पुलिस प्रशासन लगातार अपना दामन झाड़ते हुए साफ तौर से कह रही है कि अमन गौतम की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत का कारण बताया जा रहा है, तो पुलिस लगातार इस मामले में अपना दामन झाड़ लिया। लेकिन इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा इसमें कुल 4 लोगों के ऊपर FIR भी की गई है। बिल्कुल, अमान पति पत्नी और बहन के तमाम आरोप है। ऐसे में उनकी मांगी क्या है? परिजनों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, परिजनों की साफ तौर से मांग है, उन्हें इंसाफ चाहिए और परिजनों का साफ तौर से ये भी कहना है कि बेगुनाह अमन गौतम की बेगुनाह पिटाई की गई और उसको मारा गया, तो उनका साफ तौर से कहना है जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी इस मामले में सजा दी जाए। बिल्कुल, अमान इस पूरे मामले पर सियासत भी देखा गया। विपक्षी पार्टियों के कई नेता अमन के परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। जी श्रुति, जिस तरह से चाहे वो समाजवादी की बात कही जाए या कांग्रेस की बात कही जाए या चंद्रशेखर रावल की बात की जाए या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए, ये सभी राजनीतिक दल के जो बड़े नेता हैं वो सब अमन गौतम क्या पहुंचे थे और अमन गौतम के परिवार वालों के लिए एक सरकारी नौकरी और एक धनराशि की भी मांग की थी सरकार से, और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। तो वही जो बिल्कुल अमान, और ऐसे में हाईकोर्ट का भी आदेश आ गया है, राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया, 3 हफ्ते का ये वक्त दिया गया। बहुत शुक्रिया अमान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। दाना चक्रवात की वजह से 2 उड़ानें रद्द हो गई है। लखनऊ से कोलकाता जाने वाली 2 फ्लाइट निरस्त कर दी गई है। इंडिगो एयरलाइंस की 2 फ्लाइट निरस्त की गई है। दिवाली पर घर जाने वालों के लिए बढ़ी मुश्किलें, चक्रवात के चलते विमान सेवाएं हो रही है बाधित। तो लखनऊ से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि त्योहार का ये मौका है। ऐसे में सभी अपने घर वापस जाने की फिराक में है और अब दाना चक्रवात की वजह से 2 उड़ानें रद्द कर दी गई है, निरस्त कर दी गई है। लखनऊ से कोलकाता जाने वाली 2 फ्लाइट निरस्त की गई है। इंडिगो एयरलाइंस की ये दोनों फ्लाइट बताई जा रही है। दिवाली पर घर जाने वालों की बढ़ी है मुश्किलें। तो दाना चक्रवात की वजह से लोग अपने घर जाने में परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन पर फंसा है पेच। प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने MBA से की डिमांड। सपा को अगर 5 सीटें नहीं मिली तो 25 पर लड़ेगी पार्टी। अब अबू आजमी ने बढ़ाई MBA की मुश्किलें। सपा प्रमुख ने 12 सीटों की डिमांड की थी। तो प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने ये डिमांड की है, जिसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में सियासी अटकलें फिर से गठबंधन को लेकर लगाई जाने लगी है। तो गठबंधन पर फिर से एक बार पेच फंसा है। प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने MBA से एक नई डिमांड रख दी है। सपा को अगर 5 सीटें नहीं मिली तो 25 पर लड़ेगी चुनाव। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा 12 सीटों की डिमांड की जा रही है, लेकिन अबू आजमी की तरफ से 5 सीटें देने की बात कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, लगातार महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लखनऊ में सियासत देखने को मिल रही है और अब अबू आजमी ने MBA से एक नई डिमांड कर दी।
ये बिल्कुल सुखी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया उसके बाद समाजवादी पार्टी का जोश पूरी तरह से हाई दिख रहा है और अब गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर चुनाव की बात करें या फिर ताजा मामला महाराष्ट्र का है, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 12 सीटों की डिमांड कर रखी थी या सीटें सभी मुस्लिम बहुल विधानसभा की आती हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से महाराष्ट्र सभा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने एक बड़ा बयान दे डाला है कि उन्हें 5 सीटें चाहिए, अगर सीटें नहीं मिली तो अब 25 सीटों पर अपने, लेकिन 12 सीटें मांग रही है समाजवादी पार्टी। आसिफ जी बिल्कुल, अगर अखिलेश यादव की डिमांड की बात करें तो उन्होंने 12 सीटों की डिमांड की, लेकिन अब जो राजनीतिक समीकरण बदले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने एक भी सीट लेने से मना कर दिया, कोई सीट नहीं ली, प्रत्याशी नहीं उतारे और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को पहले से पता चल चुका था कि 12 सीटें महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगी। अब 5 सीटों पर बात अटकी है, 5 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो सौतेला व्यवहार यूपी में हुआ है कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के साथ हुआ है, अब कांग्रेस भी कहीं न कहीं अपने मन में रखे हुई है और जिस तरह से कांग्रेस बिल्कुल ऐसे में फिर से महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन पर पेच जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।